हाँ, तो छात्र छात्राओं, आज आपकी पूरक पुस्तक वितान भाग 1 का पाठ 3 आलो आंधारी, इसके लेखिका है बेबी हालदार। ये लेखिका की आत्मकथा है, आप बीती कथा है जो उसके ऊपर जीवन में बीती है, उसका विवरण इस कथा के माध्यम से लेखिका बेबी हालदार ने किया। ये प्रेरक प्रसंग है। सर्वप्रथम हम लेखिका का परिचय जो है वो कंफर्म नहीं है। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ जहां सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। संभवतः इनका जन्म सन 1974 ईस्वी में हुआ था। संभावना है सिर्फ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली आई और घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही हैं। इनकी एकमात्र रचना है आलो आंधारी। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई तथा बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ये लेखिका का एक संक्षिप्त परिचय है, संभावना के आधार पर दिया गया है। इसके बाद में आता है पाठ का परिचय। आलो आंधारी लेखिका की आत्मकथा है। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तगाजे से बाहर है। ये साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। ये एक ऐसी आपबीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जवान को दूसरी जवान दी पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई। ये इसका पाठ का परिचय है। अब पाठ के मुख्य बिंदु। पाठ को हमने 11 भागों में बांटा है। 11 बिंदु। नंबर 1, लेखिका का अलग रहकर काम ढूंढना। नंबर 2, सुनील द्वारा काम दिलवाना। नंबर 3, नए मकान में लेखिका की चिंता। नंबर 4, तातूस से परिचय। नंबर 5, लेखन हेतु तातूस का प्रोत्साहन। नंबर 6, एकाकी जीवन की समस्या। नंबर 7, लेखिका का बेघर होना। नंबर 8, तातूस द्वारा आश्रय देना। नंबर 9, आशापूर्णा देवी का उदाहरण। नंबर 10, लेखिका के जीवन में बदलाव। नंबर 11, लेखिका के लेखन को पत्रिका में स्थान। इस पाठ के आलो आंधारी पाठ के कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनसे लेखिका प्रभावित रही है। स्वयं लेखिका बेबी हालदार, सुनील जो ड्राइवर था जिसने बेबी हालदार की मदद की, तातूस पिता समान जिसके घर में बेबी हालदार रहती थी, मकान मालिक का लड़का जो बदनीयत से बेबी हालदार को देखता था, जेठू एक मित्र, तातूस का एक मित्र, आनंद, शर्मिला दी, रमेश बाबू, बेबी के पिता, बेबी के 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, एक बड़ा लड़का काम करता था कहीं पर। ये इस पाठ के प्रमुख पात्रों का परिचय है। अब पाठ को मुख्य बिंदु के आधार पर अलग अलग हम विश्लेषण करते हैं। लेखिका अलग रहकर काम ढूंढना। लेखिका
अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती। सुनील द्वारा काम दिलवाना। लेखिका की पहचान सुनील नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका से भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। अगला बिंदु आता है नए मकान में लेखिका की चिंता। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसके अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे। घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी चिंता थी कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इस बात की तातूस से परिचय। अब यहां तातूस का अवतरण होता है। मालिक सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातूस कहकर पुकारने को कहा। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। वे पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती। यह देखकर तातूस ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। तातूस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के नाम बता दिए। लेखक हेतु तातूस का प्रोत्साहन। अगला बिंदु। एक दिन तातूस ने उसे कापी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातूस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ प्रश्न लिखने लगी। यह शौक आदत में बदल गया। एकाकी जीवन समस्या। ऐसी जो महिलाएं होती हैं जो पति को छोड़ करके अलग रहती हैं, इनके एकाकी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। ऐसी महिलाओं का अकेले समाज में रहना समाज के कुछ लोगों को सहन नहीं होता था। ना भी उसका अकेले रहना समाज के कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते थे और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी विशेष दिक्कत हो रही थी उसे। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने की सोचने लगी, क्योंकि मकान मालिक का लड़का जब तब आकर के उसके घर में बैठ जाया करता था। लेखिका का बेघर होना। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वे रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वे सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि 2 भाई नजदीक रहने के बावजूद उसकी सहायता के लिए नहीं आए, उसकी सहायता नहीं करते। उसके 2 भाई थे, वो पास ही रहते थे। वहीं तातूस द्वारा आश्रय देना।
तातूस को बेबी का घर टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में कमरा दे दिया। इस प्रकार वे तातूस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक खाना मिलने लगा। तातूस उसका बहुत ख्याल रखते। बच्चों के बीमार होने पर वे उनकी दवा का प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। बेबी हालदार का बड़ा लड़का किसी घर, वह उदास रहती थी। उस लड़के को लेकर के वो उदास रहती थी। तातूस ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातूस पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, बाबा यानी पिता रहे होंगे। तातूस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे, प्रेरणा देते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए। उन्हें ये लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातूस के छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। काम बढ़ गया, 2 लोग और आने लगे, काम बढ़ गया, परंतु उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि लेखिका उस काम को खुशी खुशी करने लगी। तातूस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। वहां भी लोगों का दुर्व्यवहार। आशापूर्णा देवी का उदाहरण। लेखिका किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातूस के जोर देने पर वे अपनी जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातूस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। जेठू आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया। कौन थी भाई ये आशापूर्णा देवी? क्या थी आशापूर्णा देवी का? क्या उदाहरण दिया? आशापूर्णा देवी भी एक आम गृहिणी थी। वे सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, परंतु वे लेखन में रुचि रखती थी। परिवार के सो जाने के बाद वे लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। ये उदाहरण जेठू ने दिया। तातूस के एक मित्र जिसे लेखिका जेठू कहती थी। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आए। उन्होंने उसकी मां के निधन के बारे में बताया। मां के निधन की जानकारी लेखिका के भाइयों को थी, परंतु उन्होंने उसे नहीं बताया। लेखिका काफी देर मां को याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से मां का ख्याल रखने के लिए समझाया। लेखिका के जीवन में बदलाव। लेखिका के जीवन में बदलाव आ गया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क में रहने लगी। कोलकाता में शर्मिला दी और दिल्ली में रमेश बाबू फोन के द्वारा उसको प्रोत्साहित करते थे। लेखिका को लेखन को पसंद करते थे और पसंद करके उनको शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातूस उससे न मिलते तो ये जीवन कहां मिलता। लेखिका का जीवन तातूस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी,
परंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातूस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातूस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंततोगत्वा लेखिका के लेखन को पत्रिका में स्थान मिला। जो लेखिका समय निकाल करके जो लिखती थी वो तातूस ने एक पत्रिका में भेज दिया था, वो पत्रिका में छपा था। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी, बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न थी। तातूस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातूस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए इस प्रकार कैसी समस्याओं से जूझते हुए लेखिका ने एक अपना स्थान, एक मुकाम हासिल किया। इस कहानी के माध्यम से, इस आत्मकथा के माध्यम से होता है। हमारे समाज में अकेली महिला का रहना बहुत कठिन काम है। वो भी ऐसी महिला जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया हो या वो विधवा हो गई हो। ऐसी जवान महिला को समाज चैन से रहने नहीं देता। तरह तरह की यातनाएं देता है, तरह तरह के कमेंट्स करता है, तरह तरह के अपशब्द बोलता है। ये सारी स्थिति बेबी हालदार के सामने उत्पन्न हुई थी। उस सारी स्थिति से जूझते हुए बेबी हालदार को एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में तातूस से मुलाकात। हर मालिक एक से नहीं होते, अच्छे मालिक भी होते हैं। एक अच्छे मालिक से मुलाकात हुई जिसने उसको बेटी की तरह अपने परिवार में संरक्षण दिया। और लेखिका को इस मुकाम पर पहुंचने, और लेखिका ने भी अपने आप को निराश नहीं किया। उस निराशा से उबरकर उसने भी अपने लेखन कार्य को निरंतर जारी रखा और आज उस मुकाम पर पहुंची कि आज हम इस क्लास में, इस कक्षा में उसके द्वारा लिखे हुए इस पाठ को पढ़ रहे हैं। अपने परिवार से लेकर तातूस के घर तक के सफर में बेबी ने रिश्तों की सच्चाई जानी। उसने जाना कि रिश्तों का संबंध दिल से होता है, अन्यथा रिश्ते बेगानी होते हैं। पति का घर छोड़कर जाने के बाद वे अकेली, वे असहाय थी। वे अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी थी। वह खुद ही काम ढूंढने जाती। हालांकि उसके समीप ही उसके भाई वे रिश्तेदार रहते थे, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उससे मिलने तक नहीं आए। उसे अपनी मां की मृत्यु का समाचार तक 6 महीने बाद अपने पिता से मिला। दूसरी तरफ भारी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की। सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातूस ने उसे बेटी के समान माना, उसकी हर तरीके से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वे लेखिका बने। मकान टूटने के बाद भोला था उसके साथ रात भर खुले आसमान में बैठा रहा। इस प्रकार दिल में स्नेह हो तो रिश्ते स्वतः बन जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से एक चीज का और पता लगता है। घरों में काम करने वालों के जीवन में आने वाली कठिनाइयां। घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती। उनकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। उन्हें गंदे व सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि वे अधिक किराया नहीं दे सकते। उन लोगों का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। इन लोगों के साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करते हैं। बेबी की तरह उन्हें सुबह से देर रात तक काम करना पड़ता है। अपूर्ण भोजन व दवाइयों के अभाव में ये अक्सर बीमार रहने लगते हैं। धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, यहाँ तक कि गलत रास्ते पर चले जाते, चोरी डकैती। उन्हें कम उम्र में ही दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। वे अक्सर आर्थिक संकट में पड़े रहते हैं। इस रचना में
बेबी जो है एक परित्यक्ता स्त्री है। परित्यक्ता स्त्री माने त्यागी हुई, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री। वे किराए के मकान में रहकर घरों में नौकरानी का काम करके गुजारा कर रही है। समाज का व्यवहार उसके प्रति कटु है, स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती है। ये सब विडंबना है हमारी कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ऐसी समाज में दुखी स्त्रियां जो होती हैं, जो परित्यक्ता होती है, उसमें समाज का हर व्यक्ति अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसका मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण किया जाता है। उस पर तरह तरह की वर्जनाएं थोपी जाती है तथा सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस पाठ को पढ़कर एक प्रश्न मन में उठता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बिना पुरुष के कोई स्त्री रह नहीं सकती? कुछ इस पाठ के कुछ अंश हैं जिसको देख करके ऐसा लगता है कि पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन है। बेबी हालदार को घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहां अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहां रहता है? तुम कितने दिनों से यहां हो? तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है? तुम क्या यहां अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी लेखिका की किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। लेखिका को कभी कभी काम से लौटने में देर हो जाती तो सभी उस लेखिका को ऐसे देखते जैसे कोई अपराध कर आ रही हो। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वे बूढ़े मकान मालिक की स्त्री से कहती, पूछती तो बूढ़े मकान मालिक की स्त्री उसको कहती, कहां जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है? ये मकान मालिक की स्त्री कहती है। मैं सोचती, मेरा स्वामी, लेखिका सोचती कि अगर स्वामी साथ नहीं है तो क्या वे कहीं घूम फिर नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो न रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या लेखिका को शांति मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें उस लेखिका ने सुनी। जब लेखिका बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, ये सब उस लेखिका को सहन करना पड़ता था। आसपास के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए बताते कि इस लड़की का स्वामी यहां नहीं रहता, वह अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर लेखिका से छेड़खानी करना चाहते, उससे बात करने का प्रयास करते, बात करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने लेखिका के घर आ जाते। लेखिका अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। लेखिका ने सोचा, यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं तो क्या इसी से लेखिका हर किसी की कोई भी बात मानने को बाध्य है? क्या लेखिका को हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? ऐसी स्थिति, इस सामाजिक स्थिति का जिक्र लेखिका ने किया। यह समाज की सच्चाई है। इस सच्चाई को इन अंशों के माध्यम से लेखिका ने उजागर। आज स्थिति बदल गई है, काफी बदलाव आ गया है। स्त्रियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, अनेक तरह के कार्य कर रही हैं। महानगरों में तो अविवाहित युवतियां भी अकेले रहकर अपना जीवन यापन करती है। हाँ, मन चले कुछ अवश्य उन्हें तंग करने की कोशिश करते हैं, परंतु आम व्यक्ति का व्यवहार अपमानजनक नहीं होता। ये परिवर्तन आज समाज में एक नारी के प्रति आया है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, कॉपी में रजिस्टर जो भी आपने बनाया है उसमें इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे।
बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।